नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं रूना मैम, जो कि स्ट्रैटेजिक एचआर लीडर हैं विद एन इम्प्रेसिव 21 years ऑफ एक्सपीरियंस विद कंपनीज लाइक एयरटेल, Schneider, and her last assignment was with Honeywell. She was there as an head HR. तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सफर को। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम बात करेंगे रूना मैम से अबाउट डाइवर्सिटी, अबाउट वेलबींग, अबाउट कंपनीज कल्चर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे। रूना मैम, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और टाइम निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैम, तो पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और लोरेटो से हनीवेल के हेड एचआर तक का सफर कैसा रहा? थैंक्स फॉर, पहले तो सबको थैंक यू, अ वेरी वार्म वेलकम वाज गिवन। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई एम रूना सुमन. I'm born and brought up in Ranchi, which is a small town and now the capital of Jharkhand. धोनी का जगह जिसको कहते हैं तो बहुत लोग समझ सकते हैं कहाँ रांची है। मैंने वहाँ लोरेटो कॉन्वेंट में क्लास 10 तक पढ़ा, फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फिजिक्स ऑनर्स. आई वेंट ऑफ टू डू माई MBA फ्रॉम भुवनेश्वर, post which I started to work in HR. Because I'd done my MBA in HR, so it was what I led in my profession. जब मैं HR में काम कर रही थी, initially I got married, so I had to follow my spouse. So जहाँ जहाँ वो ट्रांसफ़र होते थे वहाँ वहाँ मैं जॉब देखती थी। बट हाँ, एक टाइम आता है जब सब कोई सेटल करना चाहता है, तो वी सेटल्ड इन गुड़गांव. Okay. So for the past 20 years, 22 years in fact, I've been in Gurgaon. And in Gurgaon, I've worked in companies like Equal International, which is ITES companies. Then companies like, Airtel, Schneider, and then my last company was in Honeywell. Well, I mostly HR generalist का काम करती थी. In those days, HR generalist का काम यही रहता था कि आप अटेंडेंस किए या पर्सनल मैनेजमेंट पे जाते थे. एंड HR इवॉल्व किया जैसे जैसे, सो यू स्टार्टेड टू वर्क. इनफैक्ट आई स्टार्टेड टू वर्क इन the advanced parts of what HR is. वहाँ से फिर HR BP का रोल आया, which is HR generalist actually working as an HR BP. And then, eventually started to head one of the business units in Honeywell. So ये सफ़र जो है ये पूरा HR का ही रहा है. लेकिन 21 years of experience में इतना कुछ सीखने को मिला है HR में कि आज लगता है कि आई एम स्टिल अ लर्नर, क्योंकि देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग इन. आज के डेट पे AI इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर्स जो आ रहा है ज़िंदगी में, और मुझे भी लगता है कि मुझे तो AI में कुछ नहीं पता है. सो लर्निंग एट ईच स्टेप. एंड आज भी मैं जब आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे लर्न करने को बहुत कुछ मिला आपसे अभी, विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद यू. थैंक यू. सो दैट्स हाउ माई journey is. I am blessed with 2 children. My son is in Germany, studying in Germany. My daughter is in class 12. My husband is, of course, in Gurgaon, and he has his own consultancy. I've got 2 brothers. The elder one is in Merchant Navy, and the younger one is in Dubai. So I learn from them on an everyday basis. So this is my small world as of now, and enjoying each moment of it. Awesome. थैंक यू सो मच मैम अपने बारे में बताने के लिए। और आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी। हाँ. और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स मुझे मिले जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें उसके बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैम, पहला तो ये कि आपने लिखा है कि आप एम्प्लॉय वेलबींग इवेंजलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में बताइए और थोड़ा सा एम्प्लॉय वेलबींग के बारे में बताइए, और हमारी कंट्री इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इफ यू कंपेयर दिस विद अदर कंट्रीज व्हिच इज डेवलप्ड कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. So, well-being evangelist is something that I've written in my LinkedIn profile. I'm really very passionate about it as of today. And क्यों passion क्यों आता है? Because
you get to learn a lot from the well-being series that I keep posting every day. लेकिन उसके अलावा जो है वेलबींग इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट आपने बोला क्या मतलब है? जो प्रचार करता है वेलबींग के बारे में। जी और वेलबींग इतना बड़ा एक मैसिव वर्ड लगता है आज के डेट पे, जब लोग वेलबींग को जोड़ देते हैं मेंटल अवेयरनेस, फिजिकल अवेयरनेस। जी लेकिन मुझे एक स्टेप डाउन जाना पड़ेगा, आई हैव टू डबल क्लिक ऑन इट एंड टेल व्हाट इज वेलबींग। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेलबींग में 4 वेक्टर्स हुआ करते थे, 5th वेक्टर भी आया, एंड देन नाउ टुडे वेलबींग में अराउंड 7 वेक्टर्स है। लेकिन उसमें से जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला वेक्टर है, जो लोग जानते हैं आज के रेट पे, वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल। Okay. और वेक्टर्स स्टार्टेड जोड़ने लगे उस वेक्टर्स में, फिर आपका ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल, ये सब आने लगा। तो ये है बेसिक्स ऑफ वेलबींग। लोग जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल को उतना नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ फाइनेंशियल देखते हैं। ये 3 चीज को वेलबींग सोचते हैं कि मेरा वेलबींग इसी में आना चाहिए। फिजिकल मतलब मैं ठीक ठाक लगना चाहिए, आई शुड हिट द जिम, बट बीइंग हेल्दी इज व्हाट फिजिकल, आई मीन बाहरी जो है वो तो एक ना एक दिन हमारा बॉडी है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जो आपने सोल इनरिचमेंट किया है उसको कहते हैं वेलबींग। ये सोल इनरिचमेंट कैसे करेंगे लोग? मैं एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। बिल्कुल। एक पूरा फैमिली था, एक सोने का पिंजरा रखा था, और उस सोने के पिंजरे में एक प्यारी सी सुंदर सी बर्ड थी। लेकिन जब वो फैमिली जब वो सोने का पिंजरा देखता था, वो बस पिंजरा ही देखता था, उसी को पॉलिश करते रहता था। अंदर की बर्ड बेचारा उसको पानी तक नहीं देते थे, उनको खाना भी नहीं देते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो बर्ड मुरझा रही थी, फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दिए, उस पिंजरे को ही उन्होंने पॉलिश किया, खूब सुंदर बनाया। एक दिन वो बर्ड मर गया। क्या हुआ इसमें? सिमिलरली हम लोग हमारा जो जीवन है, हम लोग अपने बाहरी लाइफ को देखते रहते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर का सोल को नरिश नहीं करते हैं। अगर उस बर्ड को खाना खिलाया जाता, आपका सोल भी नरिश होता। तो वेलबींग इज विद इन यू, वेलबींग इज डीप विद इन यू, एंड इन ऑर्डर टू नो अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने आप को झांक के देखना होगा। व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? What is that meaning that you are giving to the world? ये है वेलबींग, ये है इंडिविजुअल वेलबींग। अगर मैं बात करूं हाउ इज वेलबींग एसोसिएटेड टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसमें तो और बहुत बड़ा मायने आ जाता है। और ये मायने इतना ज्यादा है कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिलाते हैं, तब इंडिविजुअल वेलबींग गेट्स अलाइंड टू द कॉर्पोरेट वेलबींग। They both marry each other in their terms of well-being. So ये marriage कैसे होता है? It's both sides given. On one side, you nourish your soul, you try and grow yourself, you be an everyday learner, you try and give whatever you've learned. And in one of my posts मैंने बात किया था कि well-being starts when you are able to help others, being civilized. Civilization start होता है जब कोई आदमी किसी को हेल्प करता है, दैट इज सिविलाइजेशन। मे बी इफ यू गो थ्रू माई पोस्ट, उसमें वन ऑफ द पोस्ट टॉक्स अबाउट इट, दैट इन स्वामी विवेकानंद वाला जो पोस्ट दिया था उसमें है। सो हेल्पिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर इज व्हाट वेलबींग इज ऑल अबाउट। कलयुग जो है, ये कलयुग इज बिकमिंग मोर सेल्फिश, मोर आई rather than a we. How can we create that soul enrichment within ourselves? So इसीलिए मैं वेलबींग में काफी देर तक ये लिखती हूँ कि what is the role of a leader, what is the role of an individual in an organization, and what is the role of a manager, and at the same time all together how do we create a society of well-being. मे बी अगर आप मेरे पोस्ट को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि वेलबींग कोर जो है फाइनेंशियल, सोशल,
सोशल वेलबींग है जो मैं बात कर रही हूँ, सोशल वेलबींग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलबींग, योर ओन सोशल वेलबींग। यस, एंड देन यू हैव द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ वेलबींग, मेडिटेट, तभी आपका सोल इनरिचमेंट होगा। वो बर्ड नहीं मरता जी। अगर वो स्पिरिचुअल वेलबींग रहता, तभी आप अपने आप को अंदर से झांक पाते कि ओके दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। ये नहीं कि ओके फलाना आदमी ने ऐसा किया तो उसी के पीछे दौड़ो, उसने वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। होता है, यू फॉलो, यू हैव मेंटर्स, बट उसकी सिचुएशन कुछ अलग थी जिससे वो सक्सेसफुल हुआ। सेम सिचुएशन, मे बी कोविड केम इन बिटवीन, मैनी पीपल फॉलोड पीपल हु वर सक्सेसफुल, लेकिन कोविड आया, उनको कोविड नहीं था, दे गॉट सक्सेसफुल। द वंस हु वर इनटू कोविड, सम वर सक्सेसफुल ऑफ कोर्स, बट रेसिलियंस इज द की। अगर उसको भूल के आगे बढ़ सके, लर्न फ्रॉम द एंड्स, चींटी से अगर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वेलबींग इज। और मैं क्या कह सकती हूँ वेलबींग के बारे नहीं में? मैं तो बिल्कुल बह गया था, मैं आपको इस तरीके हाँ, से सुन रहा था, और वो जो चिड़िया वाला एग्जांपल आपने दिया, और मुझे सिविलाइज होना और उसका सबसे बड़ा मतलब या पहला स्टेप दूसरे की मदद करना। और जो भी लोग मुझे लगता है हम सभी एग्री करेंगे कि अगर हमें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और बहुत एक पॉजिटिविटी आती है अगर हमें फील होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया या कंट्रीब्यूट किया। और आज की जनरेशन, जाहिर सी बात है, बहुत सीमित है। हम इसके बारे में अभी और आपसे बात मतलब आगे डिस्कस करेंगे। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जब से आया है कि जब आप लोगों से मिलोगे ही नहीं और बस अपने उस 1 BHK 2 BHK 3 BHK में ही सारी दुनिया बसा लोगे, तो आप फिर वो वेलबींग आएगा कैसे? आप जब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, लोगों से मिलजुल नहीं रहे हो, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट अदर थिंग्स। हो सकता है कि कोई करने के बावजूद भी अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करता हो। बट बहुत अच्छा मैम, आई गॉट वेरी comparatively better clarity now. So let's go to our next question. So थोड़ा सा हमें डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, और कितना इम्पोर्टेंट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि यू हैव रिटन मल्टीपल पोस्ट एंड आर्टिकल्स ऑन डाइवर्सिटी आल्सो। सो थोड़ा सा इसके बारे में हम इन डेप्थ में समझना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा स्टोरी से ही स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और जो कि हम लोग दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं। जी। इमेजिन दिल्ली में 2 जू हैं, एक जू में सिर्फ आपको पेंगुइन मिलता हो। लोग तो जाएंगे देखेंगे पेंगुइन क्या चीज़ है, क्योंकि वो अंटार्कटिका का है। बिल्कुल। हाँ, सब ब्लैक एंड वाइट वहाँ पे। और एक और जू खोला गया जिसमें शुरू में फुटफॉल्स तो नहीं था, लेकिन बाद में फुटफॉल ज़्यादा बढ़ गया। उसमें क्या था, एक टाइगर था, एक पीकॉक था, कलर्स आने लगे जी। एक जिराफ था। और उसके बाद ये जो पेंगुइन वाला जू था, वो लोग क्या करने लगे, फुटफॉल्स बढ़ाने के लिए वो पेंगुइन को आगे बढ़ाने लगे लोगों के पास, क्योंकि पेंगुइन तो काटता है, कुछ नहीं करता है, तो उनसे जो दोस्ती कराने लगे, फुटफॉल्स फिर बढ़ा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा इस जू में। क्यों? क्योंकि आप एक ही तरह का पेंगुइन बार बार जाके देखोगे, आप एक ही बार जाओगे और फिर वापस आ जाओगे, भले आप उसको बाद में हैंडशेक भी करवा दें। और दूसरे जू में फुटफॉल्स खूब रहेगा। क्यों? आप कलर्स देख रहे हो, आप अलग अलग स्ट्रक्चर, कलर, और मतलब अलग अलग वन के जितने भी फॉरेस्ट के हैं एनिमल, सबको देख रहे हो। तो डाइवर्सिटी का कुछ तो आ रहा है इसमें। बिल्कुल। उसमें डाइवर्सिटी सिर्फ पेंगुइन था, इसमें डाइवर्सिटी मिल रहा है आपको तभी आप आ रहे हो। इसमें डाइवर्सिटी आ रहा है तभी आप अलग अलग तरीके का आँख को शुद्ध कर पा रहे हो कलर से। तो डाइवर्सिटी का मतलब ही ये है कि जब आप एक ही आदमी को देखते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन यू स्टार्ट टू सी डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंटली इनेबल्ड पीपल विद ग्रेट माइंडसेट्स, इस डाइवर्सिटी से क्या नहीं मिलता है? क्या मिलता है? सबसे पहले तो
ये प्रूफ कर दिया गया है कि व्हेन यू हैव डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स टू ग्रो मल्टीफोल्ड्स. सो इस डाइवर्सिटी के कारण डिसीजन मेकिंग एट्रीब्यूट्स भी बढ़ जाता है. सो डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ इज सच अ बिग थिंग, एंड कारण है तभी ऑर्गेनाइजेशंस इतना इतना आगे बढ़ रहे हैं. नाउ डाइवर्सिटी के लिए लोग रिक्रूटमेंट भी, अगर आप तो रिक्रूटमेंट में करते ही हो, तो आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ how do you bring in diversity in the organization. दूसरा part of the question, if you can say. दूसरा पार्ट था मैम इसका कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जहां हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग जेंडर, उसमें हम जनरेशन ऑफ पीपल के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है कि मिलेनियल्स, जेनजी. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आप देखते हो देयर इज पीपल, इट्स अ यंग ऑर्गेनाइजेशन, लोग कहते हैं सारे अधिकतर यंग होते हैं, सीनियर लीडरशिप अलावा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो मिक्स होती हैं. सो व्हाट इज अ गुड आइडिया हैविंग अ मिक्स ऑफ बोथ? जैसे कि आपने बताया कि डाइवर्सिटी इज हाउ द नेचर इज, about the balance. There should be different kind of animal, different kind of people. जैसे हम different species हैं, आप men, women, और भी. So what about the generation? Should it also be a mixed, या फिर एक तरह का रहना चाहिए? So research says that 35% of the workforce of all companies around the world are millennials as of today. Okay. Now who are millennials, and who are the Gen Zs, and who are Gen X? Okay. So and early boomers भी हैं. early boomers है जो almost in their late 50s है. Gen X are the ones who were born between 1965 to 1979, if I'm correct. So they are in the workflow system. उनकी सोचने की तरीका बहुत different है than that of millennials. Millennials are the ones who were born till 1995, and 1996 onwards are the Gen Zs. So ये Gen Z जो है, it is creeping into the organization too fast. And जहाँ जहाँ आपका campus interviews हो रहे हैं, वहाँ तो Gen Zs आ ही रहे हैं, क्योंकि campus से काफ़ी लोग, और आजकल का ट्रेंड भी है कि campus से काफ़ी लोगों को हम लोग उठाते हैं. तो guys, अगर आप सच में कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं and you are a Gen Z, study well and upskill yourself. आप ज़रूर कॉर्पोरेट में आ जाएंगे, और इससे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस आर देयर. हर एक जनरेशन्स का, इट्स नॉट दैट यू जज वन पर्सन, ओके ये जनरेशन का है तो ये ऐसे ही होना चाहिए. दे विल डिफर, दे विल चेंज, बट हर एक जनरेशन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. अब वेरी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक है जेन जीज. They are born and brought up with a mobile phone, a tablet, and so on. They've seen the internet so close from their childhood. जो Gen X's and Gen Y's जो millennials हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है. तो इनका क्या है, they value money. They have good purchasing power, because by the time their parents have also had good domestic purchasing power. But apart from that, ये Gen Z's जो हैं, they bring a lot of value to the organization. क्यों? Organization इनको देख के समझते हैं, okay, here comes the meaningful work. Here comes the purpose of work, because they want to align their purpose of work with the organization's purpose of work. They are very tech savvy. उनका आप बोलिए आज कुछ करने Instagram में, they'll do it, I don't know, so fast with the tips of the fingers. We'll take some time to type and understand so on. and do it. Yeah. So now that's a plus point in an organization. Absolutely. So मेरे ख्याल से, ये मेरा ख्याल है, और मुझे लगता है कि मैं सही ख्याल कर रही हूँ, unless if there is a different opinion, कि diversity of thought is important, which is called as generation. इसको generational diversity कहते हैं. जी.
having the adequate amount of diversities in an organization is important, and that is why बहुत सारे MNCs organizations, they talk about early careers. Nice. They want to make these early careers good leaders. So Right. इनका fast track leadership भी होता है. Reason is, they want to bring them to the board so that they are able to have some opinion in the board, and the decisions can be made faster in that approach. So ये Perfect. opinion based decision making start हो जाता है. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आई थिंक इसकी ये जो लाइन आपने बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि डाइवर्सिटी ऑफ पीपल of different genders, different type of people, different generation brings different type of thoughts in the organization. और शायद ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट जो होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को समझने के लिए और आगे कैसे बढ़ना है, अगर वो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगी तो कंपनी एक फॉर्म ऑफ थॉट में स्टक हो जाएगा, एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम अ ब्लैक एंड व्हाइट team of penguin rather than how nature is supposed to be. Yes. Colorful with different kind of species, different kind of people, interacting and supporting each other, ताकि हमारा वो बैलेंस बना रहे. यहाँ पे एक और लाइन में ये कहना चाहती हूँ, जब आपने कस्टमर की बात की, जब कस्टमर डाइवर्सिटी देख रहे हो और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी नहीं देख रहे, देन यू आर नॉट मैचिंग अप टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. Ultimately you're working for the customer, right? Whichever Absolutely. customer it is. Absolutely. So we'll have to come at par with what our customers also need. Correct. So ma'am, thank you for explaining it so well. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, you being a culture architect and strategic HR, तो इन दोनों वर्ड से मुझे एक कोट याद आता है by Peter Drucker, which has become my favorite quote. किसी ने मुझे बताया था बातों ही बातों में, और ये मुझे लगा कि सच में बहुत पावरफुल है कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट. सो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कल्चर के बारे में, एंड व्हाट इज बीइंग एन कल्चर आर्किटेक्ट एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एचआर रोल. ये दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं which I will talk about. Okay. But yes, Peter Drucker did talk about culture eats strategy for breakfast, and it's a very wonderful quote. People take it very differently. लोग इनको ना बहुत differently सोचते हैं, but the ideal meaning what Drucker had said was that if the strategy, the best of the best strategy, if the strategy is really good and the culture is not there, then the strategy goes for a waste. The culture of delivery. Okay. क्योंकि अगर strategy है, strategy is always in books and papers and so on, but उनको उस strategy को अगर हमने deliver नहीं किया सही से, no, it's a waste. The culture of the organization only shows innovation, example, and does not know how to deliver it. The culture is not so, then the innovation is of, बिल्कुल, I mean, it stays within the organization. So, let's go to the basics. A small child, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से कल्चर सीख लेता है. जी. सीखते हैं. जी. Similarly, एक एम्प्लॉई, फ्रेश एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और या जाती होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि कैंपस में जो पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट है. It's very different from that of what the organization has to show. But eventually, धीरे धीरे, that employee starts to inculcate, मतलब starts to adopt that culture. और जैसे जैसे वो adopt करता है, वो कैसे आता है? It is nurtured. So, culture can never be manufactured. It can be only nurtured. इसका बहुत गहराई का मीनिंग है दैट आप एक दिन में किसी को कोई कल्चर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है. सीनियर लीडरशिप हैव टू वॉक द टॉक, दे हैव टू recognize people with the right culture, they have to reward
people for the right culture, constant communication about the within the organization has to come in कि ये culture है हमारा and this is how we are walking the talk. Then it starts to percolate down to the end to the last mile. I mean to the ground level of the employees. एक छोटा एग्जाम्पल है, जब कोई स्टार्टअप होता है या कोई स्टार्टअप इवॉल्व होता है, the founder of the startup will never think about the culture. The founder is more concerned about what? Revenues. बहुत सिंपल सी बात है कि एक फाउंडर ये उसका एंड ऑफ द मंथ में ये सोच रहेगा कि हाउ विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉयज एंड गिव देम ब्रेड एंड बटर फॉर द एंटायर मंथ. उसकी यही रहेगी हर महीने की ये आशा, अभिलाषा. तो उस समय वो कल्चर के बारे में सोचते नहीं है. लेकिन जैसे एज एंड व्हेन द स्टार्टअप ग्रोज, जैसे जैसे बढ़ने लगता है, रेवेन्यूज बढ़ने लगता है, तब एक सर्टेन कल्चर ऑलरेडी आ जाता. बिकॉज वॉट एवर द फाउंडर इज, मे बी इफ शी और ही इज अग्रेसिव, assertive, तो assertive culture percolate होते जाएगा. Then the right HR comes in and maybe co-creates a culture which is right for that business. For example, if the business is that of an innovation and the annual operating plan comes in that we'll have to do a lot of sales to that innovation, then the culture might be tweaked. Tweak मतलब थोड़ा सा slant तो लेगा ही culture. तो यहाँ पे then the HR has to think differently. Think differently in the sense HR has to partner with all the stakeholders and also co-create to make sure that the right culture is aligned to the end result and to that of the customer. And why I'm saying this is I'm going to the next part of the question of an role of an HRBP. शुरू में जब ये हम लोग बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड अबाउट HR जनरलिस्ट हुआ करता था, कोई HRBP का बात नहीं करते थे. आज के रेट पे HRBP इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज अ फल्क्रम ऑफ, फल्क्रम मतलब forefront, it's in between with all the other stakeholders within the organization. So the HRBP is a representative of all the other HRs for the given business that the HR is representing in the organization. What does this mean? Imagine a CEO sees that उसका growth dip हो रहा है, बहुत attrition हो जा रहा है, तो CEO तो जाएंगे HR के पास, करेक्ट जी. तो वो HR किसके पास जाएंगे? The CEO might go to the HRBP and say देखो मेरा ये डिप हो जा रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी डिप हो गया, एट्रिशन भी हो रहा है, माय ग्रोथ फैक्टर्स आर आल्सो गोइंग डाउन, सॉरी. तो इसमें क्या करेगा? HRBP विल गो टू द डेप्थ ऑफ इट. द HRBP हैज टू नो द फाइनेंशियल acumen, has to know business acumen to understand why the business is going down, while the employee scores are not so good and attrition is also in its high. Then the HRBP starts to create several interventions with the help of talent management, with the help of Comp and Ben, because it will also go into the Comp and Ben story, how the trends are and what is it all about. So ये सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके HRBP will come out with a solution in alignment with the CEO. So आप समझ रहे हैं कि इनके stakeholders कितने हैं. And if one of the functions of the HRBP, where talent management for example, जिसको हम SMEs बोलते हैं, talent acquisition, SMEs हैं for the HRBP. Similarly, SME for the HRBP is Comp and Ben. If one of them fail, and then the last component is HR operations, which is done through shared services in most of the companies, or you have payroll and so on, separate payroll departments. Now all of them have to work together for the HRBP so that the HRBP is able to bring credibility. बिल्कुल. Right? That is the role of an HRBP. The HRBP really works hard, but apart from that, the HRBP is the eyes and ears of the CEO as well as the eyes and ears of the SMEs. So it's in the fulcrum.
Got it. एंड स्ट्रेटेजिक इसीलिए बोलता है कि इट स्ट्रैटेजिकली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. And in this whole journey, the HRVP makes sure that the end result is achieved, but at the same time, the people around them are also recognized, and that's the best HRVP who can, be a part of it. Where they are the silent, work councils for the HRVP. So, जब कोई normally अगर आप देखेंगे CEO award मिलता है एक HRVP, there are so many pillars behind the HRVP who are the silent, what word I use, the silent motivators for the HRVP who has been And the successful. enablers. They you are the can say. silent enablers. Yes, Yeah. yes. And hence the HRVP always says that I'm successful because I've got a whole team behind me. बिल्कुल. Great, ma'am. I think you have beautifully explained what HRVP is. अभी ये टर्म जब से पहले HR जर्नलिस्ट सुनने था, अब हर जगह हम HRVP सुन रहे हैं, तो हाँ. मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को आएगी कि what exactly is and why it is called HRVP. और वो जो स्पेशलिस्ट की टीम जो साथ में रहती है, जो इनेबल करती है, यू टॉक्ड अबाउट टैलेंट एक्विजिशन, पेरोल, HR ऑपरेशंस, उन सबके साथ हाउ एन HRVP इज द ईयर एंड आई ऑफ द CEO, और कैसे सपोर्ट करके बिजनेस को इनेबल करते हैं टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. और ऑब्वियसली द कल्चर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है. और व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, और जो हमारे सीनियर थे, he had an amazing clarity on culture. तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. would like to know your view also, कि उनका कहना था कि देखो, अगर कंपनी एक लाला की है, यानी कि एक बिजनेस ओनर है, तो जो उसकी वैल्यूज होंगी, सो कल्चर इज, जो वैल्यूज होती है उसी से कल्चर डिराइव होता है. तो जैसे उसका वैल्यू सिस्टम होगा, वैसा वो बिहेव करेगा, यानी उसी के बिहेवियर से आपका ऑर्गेनाइजेशन का और वैसा ही कल्चर फॉर्म होगा जैसा वो सोचता है. कि अगर एक मिठाई की दुकान वाला वो बोलता है कि भाई मिठाई वेस्ट हो जाए लेकिन खराब मिठाई नहीं खिलानी, ये उसकी वैल्यू है, ताजी चीजें देंगे हम, कभी भी कस्टमर के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इंटेग्रिटी. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट बिकम्स, वो मिठाई वाले का वो वही कल्चर फॉर्म हो जाता है. वैसे ही लोग होते हैं, क्योंकि जो बेईमानी करेगा वो उसको हटा देगा, उसको प्रमोट नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. बट व्हाट इफ देयर इज नो ओनर इन द कंपनी, देयर इज नो लाला, यानी कि आप एक ब्रांड लेके आए हो और आपने एक सेट ऑफ पीपल किया हु ऑल आर एम्प्लॉइज. सो बी इट CEO, वो भी तो कभी छोड़ के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी का कल्चर बार बार होता है. तो so he talked about, he used to tell us कि आप पहले एक वैल्यू सिस्टम डिसाइड करते हो, जिससे कि आपका एक बिहेवियर सेट होता है. वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी को सक्सेस होने के लिए कैसा बिहेवियर आपको चाहिए, एंड दैट्स हाउ you, and that is why, and you decide the values of that organization which is required for the success, which is required for the behavior of the people, and which ultimately will help success. पर उसको करने के लिए आपने सिर्फ वैल्यू लगा दिया, तो वो आप करोगे कैसे? उसके लिए रिचुअल्स डिसाइड होते हैं, एंड विच इज देयर इन अवर. आप इंडिया में देखिए, जैसे अगर हमें लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो अब आप बच्चे को पैदा होके बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं. उन्होंने रिचुअल क्या बनाया कि बड़ों को देखते ही पैर छू लें, वॉक द टॉक होता है. तो वो ऑटोमेटिकली एक आप किसी को बताना नहीं पड़ता है. अब वो अब बच्चा देख रहा है कि अरे पापा दादाजी के पैर छू रहे हैं, मैं उनके कर रहा हूं, तो अपने आप उसको बना बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. सिमिलरली घर में जो जो बहू आती है, क्योंकि वो दूसरे परिवार से है, लोगों को दिखाना था, बताना था कि भाई उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको इज्जत देनी है. उस जमाने में जो लक्ष्मी होती थी, और उसको लक्ष्मी बोला जाता था, उस जमाने में लक्ष्मी एक्चुअली में अन्न ही होता था. जिसके पास अन्न है, यानी जिसके पास खाना ज्यादा है, वही तो धनवान है, क्योंकि उसमें कार और ये सब चीजें तो होती नहीं थी, राजा के अलावा किसी के पास नहीं था. तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिचुअल है कि जैसे ही आएगी तो एक कलश में अन्न रहेगा, और उसके आने से कलश गिरा और घर में वो अन्न आया, एंड दैट इज हाउ इट इज शोन दैट की जो बहू है वो घर में लक्ष्मी की तरह आई है. सो वहां पे एक वैल्यू किसी ने, वो हमारे पुराने लोगों ने किया
और फिर वो रिचुअल हो और रिचुअल से वो कल्चर फिर फॉर्म हुआ. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू एक लर्न. बात यहाँ पे मैं जी. जोड़ सकती हूँ जी. दैट कोई भी एम्प्लॉय जब आता है ऑर्गेनाइजेशन जी. में या कोई बहू आती है घर पे, जी. दे स्टार्ट ब्रीदिंग इन कल्चर. हम्म. हर एक कण कण जो जाता है ना ब्रेथ में, वो कल्चर जाता है, तभी वो कल्चर वापस आता है. दे ब्रीद आउट कल्चर इन द हम्म. प्रोसेस. एंड यही, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कल्चर, that the behaviors that is there in an organization. Coming back to the organization scenario, there are many organizations that have an appraisal system which has both behaviors and objectives that the individual has met in the PMS system. And ye jo behaviors that they have met actually shows that how much they have adhered to the behavior which is intact with the organization दी culture. एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो था उससे कितना ज्यादा इनका Yes, बिहेवियर yes, मैच yes. करता है. इसीलिए आपका कई बार 2 रेटिंग्स आते हैं ना. एक हम्म. रेटिंग आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो काम किया आपने पूरे साल का, और हाँ. दूसरा रेटिंग आता है व्हाट आर द बिहेवियर्स दैट यू शोन. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैम, बड़ा ही मजेदार सेक्शन था. मैंने बताया कल्चर इज माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस इन एचआर. लेकिन अब इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है हाँ. कि हम ये मान गए और समझ गए कि क्या कल्चर होता है और कितना इंपॉर्टेंट है. नाउ ड्यूरिंग टैलेंट एक्विजिशन, जब हम हायर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने जो कि हमारे कल्चर के लिए फिट होगा. So there are many people who leave the organization within 3 months or 1 year of the of their जी. first 1 year. जी. कई बार बोलते हो कि इसकी ना ऑनबोर्डिंग ठीक से नहीं हुई. लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ये जो एम्प्लॉयज है, दे कुड नॉट फिट इनटू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन में बहुत अच्छा एक जिक्र है विच इज कॉल्ड एज BEI, behavioral event interviewing. अच्छा. So this is like, you try to probe questions. One standard question is probed on how the individual has done in the past in a different environment, okay, for a given behavior. And then based on those trends, of the series of questions, the interviewer is able to understand कि this person is showing the right cultural trends of that of that organization. Now would you mind आप हिंदी में कर सकते हो इसको थोड़ा? अच्छा, so sorry. कोई बात नहीं. अच्छा, मैं इसको रिपीट करती हूँ. आप ऐसे रिपीट करिए. हाँ, तो चलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ इसको, कोशिश करती हूँ कि behavioral event interviewing skills is like है जो जिसमें हमने क्वेश्चन किया. फॉर एग्जाम्पल, the company believes on customer centricity. Most companies believe in customer centricity. That's not a new thing. So then you ask a question, give me a point in your previous organization where you had a negative piece of feedback given by your customer. अच्छा, यानी उसको बताना है कि कोई ऐसा एग्जांपल जब उसको नेगेटिव फीडबैक मिला कस्टमर से इन ए प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने क्या किया, ये सवाल है. हाँ, तो सवाल ये है कि टेल मी अ पॉइंट, एक समय की बात बताओ जब तुमको एक नेगेटिव, तुम कस्टमर से मिलने गए और सडनली कस्टमर ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ है इस पे. हाउ डिड यू डील विद इट, और वो क्या था, आपका लर्निंग्स क्या थे. दीज आर सब प्रोब्स एंड वी सी दैट लर्निंग से क्या मिला है. हाउ डिड द पर्सन लर्न and overcome the entire experience and turn it around for the customer. So इससे ये पता चल जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि उसके बोलने के स्टाइल से ही, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है. It has gone through those challenges because you have sub probes to it. And then finally, you have more questions to ask, but all of them are open-ended questions. They are not closed end. Yes, no वाला नहीं है. क्योंकि शुरू ही हमने किया कि tell me an instance. बिल्कुल. So now if this aligns to the behavior, to the culture of the organization, you are able to put them together and then tell the trends. So there are more questions that you can do in this whole framework. There are trends that you can see how
the person is behaving in a different environment and how Hmm. the person can behave, क्योंकि ये तो he is not proved, बिल्कुल. can behave in the new organization. ग्रेट मैम. हमारा हम जब ट्रू सीवी में इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं हाँ. और मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू आंसर क्वेश्चन यूजिंग स्टार मेथड. सो हाँ. स्टार मेथड इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. End result. हाँ. कि ऐसा चीजें बताओ, तो उसमें एक सिचुएशन बतानी होती है कि ऐसा हुआ था, हम रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे थे और कस्टमर बिल्कुल ही नाराज हो गया कि बताओ मैंने आपसे ये डाला था बट इसमें आपने टमाटर डाला ही नहीं है, या कोई एक इशू छोटा सा लेके आया. देन व्हाट वाज द टास्क कि उसको सेटिस्फाई करना है. व्हाट एक्शन यू टुक कि मैंने उससे पहले वो लिया, उसको फ्री मील का कूपन दिया, उसको रिप्लेस करवाया, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट दैट कस्टमर वेंट हैप्पी एंड द कस्टमर गेव अ satisfactory or a good review. So this is I think आपने बिल्कुल सही बताया कि this could be a way or this is a way how we can see कि ये व्यक्ति सही, क्योंकि गलत और सही तो मैम कुछ नहीं होता. Somebody who is not fit for this culture, somebody could be fit for the other culture. कुछ लोगों की they are so passionate about work कि उनको स्टार्टअप कल्चर ही सूट करता है. वो एक बहुत लार्ज फॉर्मेट की उसमें जाके 9 to 5 में वो काम ही नहीं कर पाएंगे. और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं. आई थिंक ड्यूरिंग द डिस्कशन हम अभी इससे स्टार्ट होने से पहले डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आज की डेट में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि काम ऐसा रहे और ऐसा मिलना चाहिए. वुड यू लाइक टू कंटिन्यू दैट एंड टेल मी. हाँ, सो मैं वो जनरेशंस की बात कर रही थी, बट एक्चुअली ये जनरेशन की बात नहीं है. इट इज हाउ the work culture has evolved. Individual work culture, not company work culture. The expectation from the work. Yeah. I mean, people who are people's expectation. They would want to work 9 to 5. After 5, don't call me, please. They want, free time, and they call it as work-life balance. Of course, there has to be a work-life balance, but I would say it as a work-life integration. Okay. Work-life balance, so, it's like freeing your work and then giving time to yourself with whatever work you have at home, or maybe just having your me time. But work life integration is something that is जो ज्यादा प्रचार होता है आज के रेट पे. ये क्या है? एक सिंपल एग्जांपल है कि आपको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है. अब वर्क फ्रॉम होम में कभी कभार होता है कि मीटिंग्स होते हैं, कई बार मीटिंग में सुनने का काम रहता है. उस सुनने के काम में अगर आपने जॉब कर लिया साथ में और सुन भी लिया, तो आपने 2 काम एक साथ कर लिया. While you are multitasking, but you are not concentrating, but at the same time you are doing 2 work at the same time. तो आपने निपटा लिया, चलो आज का मैंने अपना फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, तो ये मेरा वर्क बन गया. बिल्कुल. नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अब इसको ना बहुत लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि भाई हमें तो कंपनी ने दे दिया वर्क फ्रॉम होम, आज तो भाई चिल आउट है. ऐसी बात नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ चिल आउट, इट्स योर own performance that you have to show to the company. You have to be dedicated to that company. You have to आपको दिखाना होगा कि हाँ मैंने क्या क्या काम किया. एंड मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आज के रेट में आर वेरी क्लियरली से दैट देखो मुझे तो रिजल्ट चाहिए, तुम कहीं पे भी कर लो, कभी भी कर लो, इट्स अप टू यू, लेकिन रिजल्ट सही होना चाहिए. इट हैज टू बी the one that is expected results. It wouldn't be a perfect one, but yes, expected. Some managers are very strict. They say that I need a perfect one. But yes, imperfection ठीक है is okay as long as we are reaching the, but I wouldn't say imperfection is not always okay. It is not always okay. Now आज के रेट पे we'll have to think about it. There was an instance, जब एक छोटा सा इंस्टेंस दे रही हूँ, जब when an employee came in and said that I mean attrition होता है, तो एक एग्जिट इंटरव्यू में एक एम्प्लॉय आके बोलता है कि मुझे तो समय ही नहीं दिया सीईओ ने. किस चीज के लिए? जस्ट टू टॉक. अच्छा, सीईओ का वक्त नहीं मिला, बात वो अपना इनपुट देना चाहता था, बट वो बात तो हमने बोला कि ओके तो आज ले लो, क्या है प्रॉब्लम. लेकिन हाँ सीईओ का भी टाइम देखना होगा. सीईओ सबसे मिलने लगा तो इट्स डिफिकल्ट. सो दैट वाज लॉन्ग बैक, बट स्टिल तो क्या बोला फिर उसने? फिर उसने एक लंबा चौड़ा मेल लिखा
अच्छा। that I am leaving for this reason. But हाँ, आज के डेट पे ये भी expectations रहता है that they need to be visible, and if you need to be visible, you have to go out of your steps, take your extra steps to be visible, work on a project, go back, and in fact कई लोग तो ये भी बोले मैं आपसे भी नहीं मिल पाई, मैं तो आपकी टीम से मिल रहा था। चलो अगर आपको मिलना ही था आ जाओ, आई एम रेडी टू टॉक टू यू। मैं जा रहा था तो आप खुद क्यों नहीं आए, और हाँ, मतलब बात करना हाँ। चाहिए था। सो समझो। ऐसा है, मेनी पीपल थिंक कि सब कुछ प्लेटर में मिला है उनको, तो फिर ये भी प्लेटर में मिल जाएगा। द CEO ऑफ द कंपनी और द CHR ऑफ द कंपनी विल कम एंड मीट यू समडे एंड से भाई कैसा हाल है, चल बात करते हैं हम लोग रूम में जाके, लेट्स नो मोर अबाउट यू, which is good. And trends are changing, and it's good to accept that yes, people have said so, but एक टाइम फ्रेमवर्क भी तो देना होगा। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एम्प्लॉय, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दैट ऑफ अ CEO. द CEO Correct. हैज टू लुक फॉर योर वर्क, द CEO हैज टू मेक श्योर दैट आपकी सैलरी आ रही है महीने महीने, that is more important for him, that is more important for him that you are giving the best and also getting the best. Correct. I think the way you have explained is beautiful कि वर्क लाइफ बैलेंस उस एम्प्लॉय को अपना मैनेज करना होगा विद द राइट एग्जांपल। जैसे बोला कि वाकई में मैनेजर को तो काम ही चाहिए ना, अगर उसको ये तो नहीं है कि नहीं आप मेरी बात सुनो, ट्रेडमिल पे चलते हुए मत सुनो। हाँ, अगर उस मीटिंग में आपका काम सिर्फ प्रेजेंट होने का था और आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना था, तो ये आपने बैलेंस किया ना कि मैं अपने स्टेप्स भी कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, और आई विल बी लेकिन पार्ट आपने ऑफ दिस एक्टिवली सुना भी, और एक्टिवली सुना भी। ये नहीं कि भाई मैं अरे मेरा जूता खराब है, ट्रेडमिल में देखते देखते मैं लेस निकल गया। I mean, then you need to the person need to balance and give the desired result. अब आप परफेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 की रेटिंग मिलेगी, या इफ यू विल डू जस्ट एन एवरेज, यू विल गेट एन एवरेज रेटिंग। और वैसा अगर आपको चाहिए, अगर आपकी वो प्रायोरिटी है, up to you, हाँ मतलब जैसा आप करना चाहते हो, बट यू नीड टू बैलेंस इट आउट। एंड वंस यू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट टू द मैनेजर और द कंपनी, तो आज की डेट में रियली आई डोंट थिंक द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बॉदर्ड कि आप यहाँ पे बैठ के करो या वहां पे बैठ के करो, टिल द टाइम यू आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। और दूसरी चीज जो आप एम्प्लॉय वाला कह रहे थे, ये इतने सारे केसेस में मुझे लगता है कि लोग पूरी ना भड़ास लेके बैठे रहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मेल पे ये सारी चीजें लिख के जाऊंगा, जबकि आप देखिए इससे कोई बहुत ज्यादा उन्हें फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको फीडबैक देना है, यानी आपको रिव्यू करना है, और मुझे लगता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही, एम्प्लॉय का भी रिव्यू साल के अंत में नहीं होना चाहिए, मिड टर्म। अगर आपको फीडबैक देना है तो अब आप सैलरी बढ़ानी तो बोल रहे हो, तुमने काम पहले ही बता देना उसको कि क्या एक्सपेक्टेड था। सेम कंपनी को भी, अब भी आप जा रहे हो, आप उसको बोल के जब आप काम कर रहे थे तो आपको वो मेल लिखनी चाहिए थी कंस्ट्रक्टिव से। अब उस कंपनी कंस्ट्रक्टिवली लेती है उसको कि नहीं, या उसको इस तरीके से रखना चाहिए था शिकायत करने की बजाय एक सही तरीके से इनपुट कि दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन है। फिर वो मैच नहीं होती, क्योंकि जाते जाते आप कितनी भी कहानी लिख के जाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। Put down your papers, फिर उसके बाद yes, if you're even if you're a talent, the company will try their best to retain you, but at the same time, हमें सबका एक दायरा होता है, so let's stay within our own spaces and make everyone happy. Correct. So दोस्तों, बातें तो बहुत है मैम के साथ करने के लिए, बट टाइम को ध्यान में रखते हुए इस डिस्कशन को विराम देंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे लीडर्स आर बोर्न और दे कैन बी मेड एज वेल एंड डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप काफी चीजें सीखने को मिली होंगी आपको, और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट जॉब ग्रुप्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर